Hello students of class 12th, welcome again to my class of political science, and today we will be going to continue a second chapter, the end of biopolarity. In previous part we have already discussed about that how Soviet Union was disintegrated, what were the causes behind the disintegration of Soviet Union. Today we will be going to continue our next topic, द इफ़ेक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन जब डिसइंटीग्रेट हुआ, बिखर गया, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस और इफ़ेक्ट्स पड़े, क्या नतीजा हुआ उसका. तो फर्स्ट वाज द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, यानी कि इतने सालों से जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में अराउंड 45 ईयर्स द कोल्ड वॉर वाज कंटिन्यूड. जो 45 सालों से जो ये कोल्ड वॉर चल रही थी, वो एक ग्रुप के ख़त्म होते ही वो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई. अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है, डिड कैपिटलिस्ट डिफीट कम्युनिस्ट, क्या कैपिटलिस्ट ने कम्युनिस्ट सिस्टम को हरा दिया? तो ये क्वेश्चन का कोई सेंस एक तरीके से देखें तो नहीं है, क्योंकि जब एक ग्रुप आपका डिसइंटीग्रेट हो गया तो एक क्वेश्चन भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता. द नेक्स्ट इज चेंज इन पावर इक्वेशन एंड राइज ऑफ लिबरलाइज्ड कैपिटलिज्म, यानी कि अब जितनी भी कंट्रीज़ थी, खासकर जो अभी यूएसएसआर से अलग हुई थी, वो उसके बाद उन्होंने क्या कर लिया, अपने सिस्टम को, यानी जो आइडियोलॉजी थी उसको पूरी तरीके से चेंज कर लिया. कम्युनिस्ट सिस्टम से दे चेंज टू कैपिटलिस्ट सिस्टम. The end of Cold War paved possibility of dominance either by the only left superpower USA or by a group of countries where no power would dominate. कि भाई अब जब कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई थी तो इससे ये चांसेस बढ़ गए कि या तो यूएसए जो एक अकेली सुपर पावर बची है वो डोमिनेट करेगी वर्ल्ड को, या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़, यानी कि ऐसी कंट्रीज़ का ग्रुप जिसके ऊपर कोई भी पावर अभी तक डोमिनेट नहीं कर रही थी, बिल्कुल अलग थी जो कंट्रीज़ किसी भी ग्रुप से, या फिर वो कंट्रीज़ आगे नज़र आएंगी. बट यूएसए रिमेन द सोल सुपर पावर एंड हेजमनाइज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. जितने भी इवेंट्स हुए इसके बाद उसमें यही नज़र आया कि जो यूएसए था वही एक सोल पावर के रूप में नज़र आ रहा था, और उसने जितना भी उसकी हेजेमनी थी वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर नज़र आई एक यूनिपोलर वर्ल्ड में. यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड की जगह हमें यूनिपोलर वर्ल्ड नज़र आया कि भाई एक ही सिंगल पावर है जो पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट कर रही है. With the backing of USA, liberalized capitalism became the dominant economic system of the world. Institutions like International Monetary Fund and World Bank have become chief advisors to all those countries since they gave funds and loans for their diversion to capitalism. कि भाई दो इंस्टीट्यूशंस मेन जो उस टाइम पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थी, दैट वर IMF एंड यूएसए, जब उन्हें भी लगने लगा कि यूएसए से सिर्फ एक सुपर पावर के रूप में नज़र आ रही है, और दूसरी तरफ जो लिबरलाइज कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी थी यूएसए की, सिर्फ वही एक डोमिनेट इकोनॉमिक सिस्टम नज़र आ रहा था वर्ल्ड के अंदर, तो IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी सिर्फ उन्हीं कंट्रीज़ को फंड्स देने के बारे में या लोन्स देने के बारे में सोचना शुरू करा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि यूएसए से इन दोनों ही इंस्टीट्यूशंस को रेगुलर फंड्स प्रोवाइड होते थे. एक तरीके से कंट्रोल था यूएसए का इन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर. और आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन द न्यू स्टेट्स वर इमर्ज्ड, कि जब ये डिसइंटीग्रेट हुआ उसकी वजह से कई नई जो कंट्रीज़ थी उनका इमर्जेंस हुआ. कुछ ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन किया, किसी ने नाटो को ज्वाइन कर लिया, और कुछ ने अपने जो रिलेशंस थे वो इंडिया हो गई, चाइना हो गई, दूसरी जो एशियन कंट्रीज़ थी उनसे बेटर बनाने स्टार्ट कर दिए. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वाज शॉक थेरेपी. द फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द सिंपल मीनिंग ऑफ शॉक थेरेपी. Model of transition in Russia
East Europe and Central Asia, which was influenced by IMF and World Bank. यानी कि जो एक मॉडल था सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सिस्टम का, उसमें जो ट्रांजिशन आया, बदलाव आया, खासकर रशिया, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के अंदर सोशलिस्ट से ये ट्रांसफॉर्म हुए कैपिटलिस्ट सिस्टम के अंदर विद द इन्फ्लुएंस ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक. दिस सिस्टम वॉज कॉल्ड शॉक थेरेपी. इसी को शॉक थेरेपी बोला गया. यानी कि एक मॉडल से दूसरे मॉडल में ट्रांसफॉर्म होना, सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट में ट्रांसफॉर्म होना शॉक थेरेपी कहलाया. अब इसके कुछ शॉक थेरेपी के कुछ नेचर थे, कुछ फीचर्स थे. तो लेट्स लुक दोज फीचर्स एंड नेचर ऑफ शॉक थेरेपी. द फर्स्ट वॉज capitalist economy. The shock therapy advocated that every country was required to make a total shift to capitalist economy, like the private ownership became dominant patterns of ownership of property. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यानी कि शॉक थेरेपी के थ्रू किन चीज़ों को बढ़ावा मिला कि भाई हर कंट्री को चेंज हो जाना है कम्युनिस्ट से पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में. और इसकी वजह से क्या हो गया, प्राइवेट ओनरशिप्स बढ़ गई. प्रीवियस टॉपिक्स में आपको बताया है कि प्राइवेटाइजेशन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वो चीज़ें स्टार्ट हो गई और उन्होंने अपनी ओनरशिप जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह थी उन पर अपनी ओनरशिप सेटअप करनी शुरू कर दी. और एक तरीके से जो प्राइवेट ओनर्स थे उनका डोमिनेंस इकोनॉमी पर नज़र आने लगा. नेक्स्ट इज़ प्राइवेट फार्मिंग. Private farming means shock therapy involved the replacement of the collective farming and capitalism in agriculture also. कि भाई सिर्फ इंडस्ट्रीज़ इन सब चीज़ों में ही प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था, फार्मिंग में भी, एग्रीकल्चर में भी प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हो गया. पहले जब स्टेट का कंट्रोल था तब होती थी कलेक्टिव फार्मिंग, लेकिन अब थी प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेट और कलेक्टिव फार्मिंग में डिफरेंस यही है कि जब आप प्राइवेटाइजेशन के थ्रू फार्मिंग करते हो तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न मशीनरीज़ या टूल्स को यूज़ किया जाता है, क्योंकि आपने कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन करके प्रॉफिट हासिल करना है. जबकि कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर बहुत सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं, खेती करते हैं, और उसमें जो आपके ज़्यादातर जो सिंपल टूल्स हैं, प्रिमिटिव टूल्स हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप एक प्रॉफिट गेन करने के लिए खेती नहीं कर रहे हो. वहाँ पर आप जो बेसिक नीड्स हैं आपकी, यानी रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं, उनको प्रोडक्शन के थ्रू पाना चाहते हो. नेक्स्ट वॉज फ्री ट्रेड. शॉक थेरेपी स्ट्रेस्ड ऑन एक्सटर्नल ओरिएंटेशन ऑफ द इकोनॉमी विद द free trade as the essential condition. The free trade regime and the foreign direct investment became the main engines of change. कि इसके थ्रू क्या चीज़ें हुई कि आपका फ्री ट्रेड सिस्टम, कि अब आपको सिर्फ अपने देशों के अंदर ही ट्रेड नहीं करना है, उससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है. तो इसके लिए क्या चीज़ स्टार्ट की गई कि अब फ्री ट्रेड सिस्टम स्टार्ट किया गया. और इसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. जब आप अपने देश की इकनॉमी को या डेवलपमेंट आपको करनी है तो उसके लिए क्या करते हो, फ्री ट्रेड सिस्टम. फ्री ट्रेड में कि आप सारे ट्रेड बैरियर्स हटा देते हो, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी, आप किसी भी देश के साथ व्यापार कर सकते हो. और जब ऐसा होता है तो उससे आपके देश के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है, यानी दूसरे देश आपकी कंट्री के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं. तो शॉक थेरेपी ऑल्सो क्लैरिफाइड चेंजेस इन एक्सटर्नल एरेनाज ऑफ दिस कंट्रीज. डेवलपमेंट नाउ रिक्वायर्ड मोर ट्रेड which was possible only through the evolution of free trade. It necessitated deregulation, opening doors to foreign investment and currency convertibility. जब आप एक देश से दूसरे देश में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी क्या होगी, जो फॉरेन करेंसीज़ हैं वो भी एक देश से दूसरे कंट्रीज़ में जाने लग जाएंगी. अब ये सारे चेंजेस हुए.
अब इतनी तेज़ी से जो ये बदलाव हुए हैं शॉक थेरेपी के थ्रू, तो उसका कुछ इफ़ेक्ट्स भी पड़ा होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हुई हों, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो वही चीज़ हमने आगे पढ़नी है कि व्हाट वाज द इफ़ेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी। तो शॉक थेरेपी डिड नॉट यील्ड द डिज़ायर्ड रिजल्ट्स, यानी कि जैसा सोचा गया था कि भाई शॉक थेरेपी के थ्रू, यानी जो भी हमने ट्रांसफॉर्म किया था, कैपिटलिस्ट सिस्टम को जो अडॉप्ट किया था, उसके बाद हमारी कंडीशंस जिन कंट्री ने इनको अडॉप्ट किया था कि बहुत अच्छी हो जाएंगी, डेवलपमेंट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। इसके कुछ इफ़ेक्ट्स थे। तो फर्स्ट वाज कोलैप्स ऑफ इंडस्ट्री। The economies of these countries, including that of Russia, were ruined. In Russia, the state-controlled industrial complex collapsed when 90% of its industries were sold to private entrepreneurs. कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ थी वो कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि यहाँ इन देशों के अंदर क्या हुआ, यहाँ तक कि रशिया के अंदर भी जितनी भी स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्रीज़ थी उनको बहुत तेज़ी से सस्ते दामों पर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बेचना स्टार्ट हो गया। यानी जैसे भी पैसे मिल रहे थे औने पौने दाम में इन इंडस्ट्रीज़ को बेच दिया गया। एंड इट वाज द लार्जेस्ट गैराज सेल इन द इंडस्ट्री, एज इंडस्ट्रीज़ वर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड एट थ्रू अवे प्राइसेस। और इसी चीज़ को लार्जेस्ट गैराज सेल भी बोला गया। क्यों बोला गया? क्योंकि भाई जो इंडस्ट्रीज़ थी अभी तक तो वो स्टेट के कंट्रोल में थी, तो गवर्नमेंट हर चीज़ का ध्यान रखती थी कि भाई जनता को भी ज़्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े और इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान ना हो। लेकिन अब उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेट ओनर्स को बेचा जा रहा था और सस्ते पौने दाम में जैसे भी मिल रहे थे उनको बेच दिया गया। सेकेंड वॉज कोलैप्स ऑफ फूड सिक्योरिटी। व्हेन द वैल्यू ऑफ रशियन करेंसी डिक्लाइन, द पीपल लॉस देयर सेविंग ड्यू टू इन्फ्लेशन। यानी कि जब चेंजेस हुए तो उसके बाद जो रशिया की करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू बहुत तेज़ी से गिर गई और इसकी वजह से इन्फ्लेशन सिस्टम, यानी कि आपकी करेंसी की वैल्यू तो गिर गई है लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। द कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम कोलैप्स्ड, लीविंग पीपल स्टार्विंग फॉर फूड। लोगों की जो भी कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम था वो सब ख़त्म हो गया था। लोगों को अब भूखमरी का सामना करना पड़ रहा था। जब चीज़ें महंगी हो रही हैं, आपकी जो भी सेविंग्स थी वो सब ख़त्म हो रही थी, तो लोगों के पास अब खाने के लिए भी नहीं बचा था। द ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर कोलैप्स एंड जीडीपी ऑफ रशिया वेंट डाउन। रशिया हैड टू इम्पोर्ट फूड एज द फूड सिक्योरिटी डिसइंटीग्रेटेड। यहाँ तक कि जो भी ट्रेडिंग सिस्टम या नया ट्रेडिंग स्ट्रक्चर जो भी था पुराना वाला वो कोलैप्स हो गया, तो जिसकी वजह से रशिया की जीडीपी भी गिर गई। जो भी उनकी एक टोटल इनकम थी या नेशनल इनकम थी वो सब तेज़ी से गिरती चली गई, और यहाँ तक कि इनको खाने के लिए जो अनाज वगैरह था वो भी दूसरे देशों से सप्लाई करना पड़ रहा था। नेक्स्ट वॉज बैंक्रप्सी। शॉक थेरेपी मेड अबाउट half of Russia 1500 banks and financial institutions bankrupt. Due to it, the money of about 10,000 corporate and private shareholders was lost. It even included the money of account holders. जब वैल्यू गिरी, सब कुछ हो गया इतना, तो उसकी वजह से जितने भी बैंक थे रशिया के अंदर वो सारे बर्बाद हो गए, दिवाली हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो थी वो भी बर्बाद हो गई, और इसकी वजह से जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स थे उनको भी अपनी बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ी, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। फेलियर टू इवॉल्व अ पीपल्स बेस्ड गवर्नमेंट। अभी तक जनता को सपोर्ट मिल रहा था गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट उन पर ध्यान दे रही थी, हर ज़रूरत का उनका ध्यान रखा जाता था और बेसिक चीज़ों का, नीड्स का ध्यान रखती थी। लेकिन जब आपकी गवर्नमेंट अब आ गई है प्राइवेट ओनर्स के हाथों में, यानी कि आपके जो मार्केट है, जो सिस्टम है वो सारा चल रहा है प्राइवेट ओनर्स के थ्रू, तो भाई वो आम जनता का या बाकी लोगों का क्यों ध्यान रखेगी? उन्हें सिर्फ मतलब है अपनी खुद की प्रॉफिट के साथ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी कि भाई
अब जो आम जनता है वो कैसे अपनी नीड्स को पूरा करेगी, कहाँ से उनके पास बेसिक चीज़ें हैं जो वो आएंगी। तो इसकी वजह से बहुत सारी जो जनता थी अभी तक गवर्नमेंट पर डिपेंड थी, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी। द पिक्चर however is not totally bleak. Russian economy has started reviving since 2000. This is mostly due to the export of natural resources like oil, natural gas and minerals. अब ये था कि ये जो कंडीशंस थी ये बहुत सालों तक चलती रही और 2000 में आते आते कुछ जाकर जो रशियन इकोनॉमी थी वो थोड़ी रिवाइव होनी शुरू हुई, थोड़ी संभलनी शुरू हुई। वो भी इस वजह से कि भाई उन्होंने जो उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज थे जैसे ऑयल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, इनको उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। आज के लिए काफ़ी है। पिछला टॉपिक रिवाइज करें, आज के टॉपिक को देखें और जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं वो कल के पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में थोड़ा सा ही बचा हुआ है कि कैसे पोस्ट सोवियत जो स्टेट्स थी वहाँ पर क्या टेंशन्स हुई, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए और कैसे बायोपोलैरिटी ख़त्म हुई। तो यही टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं, नेक्स्ट पार्ट में इनको कवर कर दिया जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें, लाइक करें